हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेशियस। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो यूपीएससी ईपीएफओ के असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जाम एपीएफसी एग्जाम का एक बहुत सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसका नाम है पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आज हम इसके पार्ट 1, इसको हमने कई सेगमेंट में डिवाइड किया है। we'll be taking it in 3-4 segments, the complete topic of population development and globalization। आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से, looking into various introduction to population, theories associated with population। Starting with the introduction, human resources are both the instruments as well as the goal of economic development। मानव संसाधन जो होते हैं, जो कि एक इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होते हैं, एक कंट्री का हिस्सा होते हैं, तो वो रिसोर्सेज जो मानव ह्यूमन के रूप में होते हैं, ऐसे तो फिजिकल रिसोर्सेज भी होते हैं जैसे कि लैंड, कैपिटल, बट ह्यूमन रिसोर्सेज आर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री और एन इस्टेब्लिशमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्सेज आर बोथ द इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज गोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री की या किसी भी इस्टेब्लिशमेंट की अगर डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे बेसिकली हम इस्टेब्लिशमेंट से कम वास्ता रखेंगे और कंट्री और रीजनल स्पेसिफिक ज्यादा रहेंगे। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं और गोल भी होते हैं। क्या मतलब है इससे कि बिना ह्यूमन रिसोर्सेज के, बिना मानव संसाधन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना बड़ा मुश्किल है, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। और वो ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ह्यूमन के द्वारा होता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि ह्यूमन की ही नीड्स को, मानवता की नीड को पूरा करने के लिए ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाता है। सो ह्यूमन रिसोर्सेज आर बोथ द मींस एंड गोल्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अ लार्ज पॉपुलेशन implies availability of more human resources as to work as factors as well as inputs. It may raise the production potential, especially if other complementary resources are available। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज मींस अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर। बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है मैन पावर की, पॉपुलेशन ज्यादा है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है। अगर ज्यादा पॉपुलेशन है तो लार्ज पॉपुलेशन है, तो वो क्या रहेगा? एज अ इनपुट और एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक्ट करेगी। ठीक है, और ज्यादा प्रोडक्शन पॉपुलेशन होगी, ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन है वो भी, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, अल्टीमेटली इंक्रीज रहेगा। और जो पोटेंशियल है, प्रोडक्शन पोटेंशियल, वो भी ऑटोमेटिकली रेज हो जाएगा, स्पेशली इफ अदर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल लाइक लैंड, कैपिटल, इंस्ट्रूमेंट्स और अदर इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल। देन इफ देयर विल बी मोर पॉपुलेशन, ज्यादा पॉपुलेशन होगी, ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। बट अ लार्ज पॉपुलेशन में बिकम अ बर्डन इफ सुटेबल वर्क अपॉर्चुनिटी कैन नॉट बी फाउंड। लेकिन अगर इसी दिशा में हम देखते रहे कि पॉपुलेशन बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, लेकिन उनको काम देने के लिए हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो वो हमारे देश के लिए एक बर्डन साबित होगा। हमारे ऊपर एक पॉजिटिव ना होने की वजह बजाय एक वो नेगेटिविटी रहेगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, human resources and economic development। So human resources can act as a factor services, which provides layout and entrepreneurship। human resources होंगे तो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेआउट, फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, और वो एंटरप्रेन्योर बन के एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एंश्योर करेंगे। मोर पीपल मीन्स मोर रिसोर्सेज। एज सच population growth does contribute to economic growth and not insignificantly। मतलब ज्यादा लोग होंगे तो ऑटोमेटिकली ज्यादा प्रोडक्शन होगा और ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो ये था इंट्रोडक्शन टू पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इस जो हमने पॉइंट पढ़ा कि ह्यूमन रिसोर्सेज एज अ फैक्टर सर्विस, इसको समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स, कुछ कंसेप्ट्स देखने पड़ेंगे। ये 6 कंसेप्ट्स हैं। One is minimum scale, second one is demographic transition and savings, capital formation in agriculture,
लेबर फोर्स का जो पार्टिसिपेशन रहेगा वो, ट्रेड स्पेशलाइजेशन रहेगी, और टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, जो टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज हो रहे हैं, वो भी इसका अहम पार्ट है, अहम मुद्दा है। आइए देखते हैं एक एक करके इन सभी फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को। सबसे पहले हमने देखा मिनिमम स्केल्स। मिनिमम स्केल, सम इंफ्रास्ट्रक्चर इज ओनली पॉसिबल विद मिनिमम डेंसिटी लेवल। Examples are roads, dams, port, irrigation system. Industrial output in many areas is subject to strong economy of scales effect. सबसे जरूरी है कि कुछ पॉपुलेशन का होना बहुत जरूरी है, मिनिमम पॉपुलेशन होना जरूरी है, सो दैट उसी के बेस पे मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया जा सके। मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है रोड्स, डैम्स, पोर्ट्स, इरिगेशन सिस्टम, जो कि हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज जो कि एग्रीकल्चर है, और सेकेंडरी एक्टिविटीज जो कि मैन्युफैक्चरिंग है। इनकी प्रोडक्टिविटी को एंश्योर करने के लिए, मिनिमम प्रोडक्शन को एंश्योर करने के लिए, मिनिमम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एंश्योर करने के लिए हमें कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना ही पड़ेगा, जैसे कि रोड, इरिगेशन सिस्टम, डैम्स एंड पोर्ट। Where division of labor and scale economies are limited by small population, an increase in the number of people can have a positive scale effect that raises productivity and investment. अगर डिवीजन ऑफ लेबर है कि ये अनस्किल्ड लेबर है, ये स्किल्ड लेबर है, ये एम्प्लॉयर है, ये हाईली स्किल्ड है, और वहां पे पॉपुलेशन कम है, तो उनका जो डिवीजन होगा, और वहां पे अगर हम इंक्रीज करेंगे पॉपुलेशन को, तो वहां पे अगर अंडर पॉपुलेटेड है और इसको पॉपुलेशन को हम इंक्रीज करेंगे, तो वो हमारी बेनिफिशियल होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, एंड इट विल हैव अ पॉजिटिव स्केल इफेक्ट ऑन दी प्रोडक्टिविटी एंड इन्वेस्टमेंट। Economies of scale constitute one of the most important positive elements arising from population growth. तो जहां पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल्ड है, वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर हम पॉपुलेशन की इंक्रीमेंट होगा तो वहां पे ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन ग्रोथ होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ एंश्योर की जा सकती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड सेविंग्स। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होते हैं? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैव पॉपुलेशन विद अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ यंग डिपेंडेंट्स। जो डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, अंडर डेवलप्ड है, वहां पे क्या होगा, जो यंग पॉपुलेशन है, जो कि 18 से 35 साल की उम्र के बीच के जो लोग हैं, उनकी पॉपुलेशन हाई रहती है और वो हाईली डिपेंडेंट रहते हैं, वो वर्कफोर्स का हिस्सा नहीं होते। तो ये क्वालिटी होती है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज की। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज that have population with a high proportion of young population, when the child dependency ratio is high, the population consists of relatively large number of consumer and relatively few workers. यहां पे क्या होंगे, कंज्यूमर तो ज्यादा होंगे, क्योंकि जो यंग पॉपुलेशन है वो काम में नहीं लगी हुई, वो सिर्फ कंज्यूम करने में लगी हुई है। और वर्कर कौन सी है, जो अडल्ट पॉपुलेशन है, कुछ पार्ट ऑफ फैमिली जो मेंबर है, सिर्फ वही वर्किंग कंडीशन में इन्वॉल्व हैं, वही काम पर जा रहे हैं। तो जो खाने वाले हैं, मतलब कंज्यूम करने वाले हैं, उनका रेशियो ज्यादा है, लेकिन जो कमाने वाले हैं, काम करने वाले हैं, उनका रेशियो कम है। तो ये क्वालिटी होती है, ये एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की एक क्वालिटी होती है। हेंस कंजम्पशन विल बी हाई रिलेटिव टू अर्निंग्स एंड सेविंग्स एक्टिविटी विल बी लो। तो यहाँ पे क्या होगा, कंजम्पशन ज्यादा होगा और अर्निंग कम होंगी, अर्निंग कम होंगी, कंजम्पशन ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली जो सेविंग है वो रिलेटिवली कम रहेगी। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की एक वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इज दैट देयर विल बी लो सेविंग्स। ड्यूरिंग द डेमोग्राफी ट्रांजिशन द नंबर ऑफ वर्कर्स राइजेस रिलेटिव टू कंज्यूमर्स, इनकम ऑल्सो राइजेस रिलेटिव टू कंजम्पशन एंड सेविंग इंक्रीजेस। इसमें क्या होता है, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज, फ्रॉम अनदर फेज टू अनदर फेज, तो ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है एक स्टेज से दूसरी स्टेज में, इसमें क्या होगा, जो यंग पॉपुलेशन जो सिर्फ कंज्यूमर थे, वो वर्कर कैटेगरी में आ जाएंगे, वो काम करने वालों की जो लेवल है, कैटेगरी है, उसमें आ जाएंगे, जिससे कि अर्निंग इंक्रीज हो जाएगी और कंजम्पशन तो जो है वो ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या है, काम करने वाले ज्यादा रहेंगे तो उनकी अर्निंग इंक्रीज हो जाएंगी, विच विल अल्टीमेटली लीड टू rise in the savings of that economy, rise in the savings of that country। तो अल्टीमेटली
जो सेविंग्स का कॉर्पस है वो बढ़ जाएगा। तो दीज आर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड सेविंग्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ऐसा फील्ड है जहां पे प्रोड्यूसर ऑफ द कैपिटल, इन्वेस्टर सभी एक ही होते हैं। कौन होते हैं? द एग्रीकल्चर फैमिली यूनिट। ठीक है, उनका क्या काम रहता है? जब लीन सीजन होता है उसमें वो क्या करते हैं? नई लैंड को क्लियर अप करते हैं, जहाँ पे फॉरेस्ट थे वहां पे नई लैंड को पेड़ काट के, एक झाड़ फूस काट के और नई लैंड को क्लियर करते हैं, इरिगेशन का सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन करते हैं, फैंसीज बनाते हैं। ठीक है, ऑफ सीजन में या फिर लीन सीजन में द फैमिली क्लियर्स न्यू लैंड, इरिगेट्स, बिल्ड फैंसीज, मेड बनाती है और रोड बनाती है, कच्चे पक्के जो भी है वो रोड बनाती हैं, कुएं खोदती हैं ताकि इरिगेशन की सप्लाई हो सके। विद हायर पॉपुलेशन ग्रोथ द फार्मर एंड हिज फैमिली विल पुट इन more hours on the type of capital formation, increasing the agriculture capital stock। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही होगी तो जो फार्मिंग यूनिट है, फार्मिंग फैमिली है, वो अपने खेत पे ज्यादा वर्किंग आवर्स लगाएगी ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो सके और जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है उसको खाना दिया जा सके। तो दिस इज कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर। वो एग्रीकल्चर का कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज करेगी, दैट एग्रीकल्चर फैमिली कम्युनिटी। बोसरूप सीक्वेंस। बोसरूप सीक्वेंस क्या है? इट वॉज नेम्ड आफ्टर इट्स ऑथर एसर बोसरूप। अकॉर्डिंग टू हर, ये एक थिंकर हुई हैं जिसका नाम है एस्टर बोसरूप। इनके हिसाब से एज पॉपुलेशन ग्रोज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज बिकम स्कार्सर रिलेटिव टू द लेबर एंड एक्सेस टू द मार्केट improves. As a result, agriculture intensification occurs. Relative price changes and food prices increases as the demand for food rises। इनके हिसाब से इन्होंने जो थिंकर हुई हैं उन्होंने क्या कहा था कि जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो जो लैंड है वो एक ऑब्वियसली कांस्टेंट है, जिसको हम ये तो है नहीं कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है ऐसे हम जमीन को भी बढ़ा सकते हैं। लैंड है वो स्कारर होती जाएगी, उसमें कमी होती जाएगी, लैंड का जो क्वांटिटी है उसको कम होती जाएगी जैसे जैसे फैमिली यूनिट्स बढ़ती जाएंगी। तो उनको ज्यादा प्रोडक्टिविटी करनी पड़ेगी, इससे एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन होगा। कम लैंड में, उसी लैंड में उनको प्रोडक्शन ज्यादा लेना पड़ेगा। तो मतलब उनको नई नई क्वालिटीज, नई नई उसके अंदर टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी पड़ेंगी। तो लोग क्या है, मार्केट इंटेंसिफिकेशन, मार्केटिंग होगी उन चीजों की, और उस मार्केटिंग से क्या होगा, डिमांड किस चीज की उठेगी? देयर विल बी डिमांड फॉर न्यू इंस्टीट्यूशन सच एज प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स। और इस चीज से क्या होगी, जो डिमांड जो उठेगी वो किस चीज की उठेगी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स दिए जाएं, क्योंकि उनको प्रोडक्शन करना है ज्यादा से ज्यादा और लिमिटेड लैंड है, बट पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो किस लिए डिमांड उठेगी? वो फैमिली जो कम्युनिटी होगी, सभी तो अब एग्रीकल्चर के अंदर नहीं जा सकेंगे, ठीक है, क्योंकि जो कि लिमिटेड लैंड की वजह से। तो वो जो लिमिटेड लैंड है उसमें ही प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की तरफ ध्यान दिया जाएगा। और इसकी वजह से कुछ मुद्दे उठेंगे आने वाले फ्यूचर में, जैसे कि प्रॉपर्टी लैंड राइट्स। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी लैंड राइट्स, प्राइवेट राइट देने की दिशा में डिमांड उठेगी। द न्यू इंस्टीट्यूशन फैसिलिटेट्स the adoption of more intensive techniques and greater investment which may increase the yields। the natural resources base improves and it becomes valuable। जैसा कि ग्रीन रिवोल्यूशन के केस में हुआ था, ग्रीन रिवोल्यूशन में नई टेक्नोलॉजीज लेके आई थी। इंडिया की लैंड तो उतनी ही थी, उतना लैंड एरिया तो सेम था, बट पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। उस पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए हमने ग्रीन रिवोल्यूशन लाया, जिसके तहत हमने नई नई टेक्नोलॉजीज, नए हाइब्रिड सीड्स, ये सब हमने अपने खेतों के अंदर दिए, एग्रीकल्चर इनपुट्स के अंदर दिए, जिससे हमारी यील्ड इंक्रीज हो गई एंड विच हैव्ड इन surplus amount of food grains available in the country and it led to economic development। so this is capital formation in agriculture। moving on to next, labor force participation। higher dependency ratio accompany climbing rate of population growth। this may affect labor force participation in terms of hours worked, entry and retirement age,
women's employment outside the house. It has already been mentioned that our works for capital formation in the agriculture can increase. An increase in the urban children can lead to more women and children joining the labor force and can prevent earlier retirement, swelling the workforce. Labor force participation का भी बहुत महत्व रहता है. अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, अगर रूरल पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो वो किस तरफ जाएंगे? वो एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे, एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन की तरफ जाएंगे. लेकिन अगर अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए अर्बन पॉपुलेशन में क्या होगा? बच्चे और महिलाएं भी वर्कफोर्स में शामिल हो जाएंगे. जो महिलाएं हैं, बच्चे, वो भी काम की तरफ जाएंगे. ये नहीं कि सिर्फ मेल अडल्ट मेंबर ही वर्कफोर्स में रहेगा इंक्लूड. यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन के अंदर टू फुलफिल द नीड, बेसिक नीड्स ऑफ फूड एंड अदर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जो महिलाएं और बच्चे, दे विल ऑल्सो गो टुवर्ड्स द वर्कफोर्स फॉर देयर लाइवलीहुड. Trade specialization. In the Heckner and Ohlin model of trade, where a country specializes and export goods that embody relatively large amount of its abundant factors, such as a high growth rate in one factor, that is labor, would enable the country to specialize in goods using labor intensively. Example ये है. इसके तहत क्या कहा गया है कि एक कंट्री जो कि लेबर इंटेंसिव अगर कुछ चीज बनाती है और जिसका एक्सपोर्ट करते हैं, तो अगर वो उसके पास अबंडेंट लेबर है और उस अबंडेंट लेबर को वो उसी फील्ड में, लेबर इंटेंसिव फील्ड के अंदर यूटिलाइज करती है, तो अल्टीमेटली उनका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी. एग्जाम्पल क्या है? द एवरेज कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग लेबर इन यूरोप इंक्लूडिंग सोशल वेलफेयर कॉस्ट इज $20 per hour, and it's $19 per hour in United States, $18 per hour in Japan, while in Asia, most of the Asia, it is $1.65. तो यहाँ पे क्या होगा? जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज है, पता चल जाएगा वो लेबर इंटेंसिव इकोनॉमीज हैं, जहां पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ है. इसीलिए वहां पे जो लेबर इजीली अवेलेबल है, क्योंकि लेबर के जो रेट हैं वो भी कम है. अगर हम मान लेते हैं कि अगर कोई नेशन ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है, किस कमोडिटी में? लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज के अंदर ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है, लेबर इंटेंसिव गुड्स में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इट विल सिंपली स्पेशलाइज मोर एंड मोर ट्रेड. अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली लेबर सप्लाई ग्रो होगी, लेबर सप्लाई ग्रो होगी तो वो उस लेबर को कहां पार्टिसिपेट करेंगे? ऐसे फील्ड में स्पेशलाइज करेंगे जिसका वो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, तो अल्टीमेटली एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा एंड विच विल हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दैट कंट्री. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, technological changes. The pace of technological changes may pick up the larger talent pool from which to draw people to work on various frontier of science. There are probably some economies of scale to technological changes, and size effect upon market may increase the competition, forcing the more rapid spread of technical know-how. Simon Kuznets identifies following circumstances in which a large population facilitates इकोनॉमिक ग्रोथ. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते रहेंगे, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है अलोंग विद टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट इंश्योर होता है. और ये फैक्टर्स हैं जो कि किन किन सर्कमस्टेंसेस में एक लार्ज पॉपुलेशन अलोंग विद टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इफेक्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को. आइए देखते हैं. एग्जिस्टेंस ऑफ ए वैरायटी ऑफ अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज. अगर आपके पास वैरायटी ऑफ अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है बट उनकी माइनिंग अभी नहीं हो पाई है, तो कुछ ऐसी टेक्निक्स आ जाती है नई जिनसे माइनिंग इजी हो जाती है, तो आप पॉपुलेशन के इंक्रीज पॉपुलेशन के साथ उन टेक्नोलॉजी को यूज करके जो मिनरल्स है उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, विच विल अल्टीमेटली लेड टू एक्सपोर्ट एंड यूटिलाइजेशन इन द कंट्री ओनली, और उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंश्योर होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंश्योर होगी. rising younger groups which an expanding population throws up
फैसिलिटेटिंग मोबिलिटी ऑफ लेबर। अगर यंगर ग्रुप्स के इंक्रीमेंट हो रहा है पॉपुलेशन के अंदर, जो यूथ है उसके नंबर बढ़ रहे हैं, तो इट विल हेल्प इन मोबिलिटी ऑफ लेबर। मोबिलिटी मतलब कि जो लेबर है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएगी। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, यूपी और बिहार के अंदर ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा यंगर पॉपुलेशन अवेलेबल हो गई। उसको अब वहां पे अपने रीजन में काम नहीं मिला, तो वो क्या है, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया इन सर्च ऑफ वर्क। तो वो वहां पे जाके काम करेंगे, वहां पे जाके काम करेंगे, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन मिलेंगी, उनको ज्यादा इंक्रीज्ड वेजेस मिलेंगी, और वहां के लोगों को जो एम्प्लॉयर हैं, जो बड़े शहरों में बैठे हैं, उन लोगों को भी इजीली सरप्लस लेबर अवेलेबल हो जाएगी। तो दैट विल हेल्प इन बूस्टिंग ऑफ द प्रोडक्शन विच अल्टीमेटली लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। थर्ड इज डिवीजन ऑफ लेबर बिकम इजियर। जो डिवीजन ऑफ लेबर है कि किस वर्कर को कैसा काम करना है, अनस्किल्ड, स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, तो वो भी इजी हो जाता है। जो लेबर है उसका डिवीजन करना और उनको ऐसे ही स्किल्ड देना कि जो कम पढ़े लिखे हैं उनको अनस्किल्ड कैटेगरी में रख देना, थोड़े पढ़े लिखे हैं उनको स्किल ट्रेनिंग करवा के स्किल्ड कैटेगरी का काम दे देना, तो डिवीजन ऑफ लेबर भी इंटेंसिफाई हो जाएगी। An increasing stock of useful knowledge and advancing technology for the utilization of human and physical resources। तो क्या है, जो नॉलेज अवेलेबल है along with जो टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई है, उसको फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ यूटिलाइज करके हम अपनी कंट्री की, अपने रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ एंश्योर कर सकते हैं। सो दीज वर द टेक्नोलॉजी चेंजेस रिलेटेड विद ह्यूमन फैक्टर्स। अब हमने देखा था, वो पहले हमने देखा था ह्यूमन रिसोर्सेज एज फैक्टर सर्विस। अभी हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज एज यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। इन देयर रूल एज यूनिट ऑफ कंजम्पशन, ह्यूमन बींग्स मेक अ डिमांड ऑन द नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द इकोनॉमी। जो ह्यूमन बींग होते हैं, इस रूल के हिसाब से, जो यूनिट ऑफ कंजम्पशन रूल है, इस रूल के हिसाब से जो ह्यूमन बींग होते हैं वो कंट्री की, वो देश की जीडीपी पे असर डालते हैं, वो जीडीपी पे डिमांड डालते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, और कंट्री की जीडीपी को, नेशनल प्रोडक्ट को, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करना पड़ता है। इन दिस कैपेसिटी देयर नंबर मैटर्स। नंबर कैसे मैटर करता है? अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होगी और वो उस लिमिट, मान लीजिए जीडीपी इज 100 बट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उसको उसी लिमिटेड रिसोर्सेज पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन डिमांड करेगी, ओवर पॉपुलेशन डिमांड करेगी, तो मतलब वहां पे स्कार्सिटी होगी रिसोर्सेज की, और दैट विल लीड टू मिजरी लाइक कंडीशंस। If the stage of population is more than what can be absorbed by national product, that is if there is overpopulation, it leads to number of problems। अगर वहां पे ओवर, मान लीजिए जीडीपी तो ऑब्वियसली लिमिटेड होती है, लेकिन वहां पे जो डिमांड करने वाले लोगों की पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, मतलब इफ देर इज ओवर पॉपुलेशन, तो बहुत सारी कंडीशंस को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वो जन्म देती है। आइए देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ओवर पॉपुलेशन, ये प्रॉब्लम है जो कि ओवर पॉपुलेशन के साथ एसोसिएटेड है। फर्स्ट वन इज अ राइजिंग पॉपुलेशन मेक्स डिमांड ऑन फूड स्टॉक्स ऑफ द कंपनी। अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत ज्यादा है, ओवर पॉपुलेशन है, तो वो जो देश के फूड स्टॉक हैं, ठीक है, जो कि पेट भरने के लिए, पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए जो फूड स्टॉक्स हैं, उनके ऊपर असर डालेगी, उनके फूड रिसोर्सेज अल्टीमेटली कम होंगे। A rising population also implies that large part of nation's output is used up in meeting the current consumption requirement। इसका एक मतलब ये भी है कि अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ओवर पॉपुलेटेड देश है, तो जो करंट प्रोडक्शन है देश का, वो तो करंट नीड्स को फुलफिल करने में ही खत्म हो जाएगा। सेविंग्स और आने वाले समय के लिए इन्वेस्टमेंट, इन दोनों के लिए स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज रहेगी। A large population also adversely affects the balance of trade। ऑटोमेटिकली आप ज्यादातर चीजें तो कंज्यूम ही कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट ज्यादा रहेगा, सॉरी इंपोर्ट आपका ज्यादा रहेगा, एक्सपोर्ट हो नहीं पाएगा, तो देयर विल बी अ मिसमैच इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन इज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट
ऑब्वियस है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी, जितनी ज्यादा जनसंख्या रहेगी, उतने ही लोगों में बेरोजगारी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। द सोशल ओवरहेड रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंट्री कीप इंक्रीजिंग विद एडिशन ऑफ द पॉपुलेशन। जो रिक्वायरमेंट है, सोशल रिक्वायरमेंट है, देश की सोशल है, इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट है, वो बढ़ती जनसंख्या के साथ जो रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनके ऊपर ऑटोमेटिकली दबाव बना रहता है और वो उनकी करंट सिचुएशन को ही, करंट नीड्स को ही फुलफिल करने में रहते हैं, जिससे ट्रेड का मिसमैच और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का मिसमैच रहता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन। आइए सबसे पहले देखते हैं, 3 थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन है। जो फर्स्ट वन इज माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, सेकंड वन इज द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एंड थर्ड वन इज द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो ये 3 थ्योरी है जो आज हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले द माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। द माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, इसको किसने प्रोपाउंड किया था, किसने स्टार्ट किया था, किसके नाम के ऊपर है ये? थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ही इनंशिएटेड his views about the population in his famous book essay on the principle of population as it affects the future improvement of society। ये बुक के अंदर एक एसे लिखा गया था इनके द्वारा, थॉमस माल्थस के द्वारा, जिसका एसे का नाम था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन एज इट अफेक्ट्स द फ्यूचर इंप्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी। ये कब लिखा गया था? 1798 के अंदर ये एसे लिखा गया था। इसके बेस पे, इस पे जो इस एसे के अंदर इन्होंने जो प्रोपाउंड किया था, जो दिया गया था, उसको हम बोलते हैं माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ये माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन क्या कहता है? इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रोथ इन द फूड सप्लाई एंड द पॉपुलेशन। ये बेसिकली रिलेशनशिप बताता है पॉपुलेशन की ग्रोथ को फूड सप्लाई की ग्रोथ के साथ। ठीक है, कि पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे बढ़ती है और फूड सप्लाई की ग्रोथ कैसे बढ़ती है। इट स्टेट्स दैट पॉपुलेशन इंक्रीजेस फास्टर देन द फूड सप्लाई एंड इफ अनचेक्ड इट लीड्स टू मिजरी। बेसिकली ये कहता है कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ती है, जबकि फूड सप्लाई की ग्रोथ है वो कम तेजी से बढ़ती है। और अगर ये मैनेज ना किया जाए और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए और चेक एंड बैलेंसेस ना हो, तो ये क्या रहेगा? भूखमरी की तरफ ले जाएगी हमें और बहुत सारी परेशानियां एक देश के लिए खड़ी कर सकती है। तो दिस इज माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। आइए इसको डायग्रामेटिकली भी देखेंगे क्या क्या प्रोसेस रहता है। बेसिकली क्या है? देयर इज अ नेचुरल सेक्स इंस्टिंक्ट इन द ह्यूमन बीइंग्स टू इंक्रीज एट अ फास्ट रेट। ये हमारे जो ह्यूमन रेस का एक पार्ट है, कि एक इंस्टिंक्ट है, बेसिक इंस्टिंक्ट है टू ग्रो एट ए फास्टर रेट। ठीक है, कि प्रोडक्शन करना, नए ह्यूमन बींग्स का प्रोडक्शन करना, ये हमारी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है बाय द मींस ऑफ रिप्रोडक्शन। एज अ रिजल्ट पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जो पॉपुलेशन होती है, जो इंक्रीज होती है, वो कैसे होती है? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। आप मैथ की 2 टर्म है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है वो बहुत ही फास्ट पेस से इंक्रीज होता है in lieu of in relation to arithmetic progression। तो जो इस थ्योरी के हिसाब से ये बताया गया है कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है ह्यूमन की, वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के हिसाब से होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर चेक नहीं किया जाए तो जो 25 साल के अंदर हर 25 साल में हमारी पॉपुलेशन डबल हो जाती है। दैट मीन्स इट इंक्रीजेज विद ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन रेट। और जो फूड सप्लाई है, ऑन द अदर हैंड द फूड सप्लाई increases at a slow arithmetic progression due to the operation of the law of diminishing returns based on the supposition that the supply of land is constant। जबकि जो फूड सप्लाई है वो हमारे पास लैंड रिसोर्सेज तो कांस्टेंट है, लिमिटेड है, तो उसके अंदर हम सिर्फ इंक्रीमेंट ऑफ प्रोडक्शन ही इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, हाइब्रिड सीड्स। लेकिन वो जिस हिसाब से, जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के रेट से, उस तेजी से हम उतना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। जो प्रोडक्शन होगा फूड सप्लाई का वो सिर्फ
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रेट से बढ़ेगा, जो कि स्लो रेट रहता है एज कंपेयर टू जीपी. सिंस द पॉपुलेशन इंक्रीज इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड द फूड सप्लाई इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, द पॉपुलेशन टेंड्स टू आउटरन द फूड सप्लाई. अगर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से बढ़ेगी तो मतलब फूड सप्लाई को आउटरन कर देगी और फूड सप्लाई को पीछे छोड़ देगी. Thus there will be an imbalance which will leads to overpopulation. तो क्या होगा, पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से बढ़ती रही, फूड सप्लाई नहीं हुई, तो अल्टीमेटली ओवर पॉपुलेशन होगी. ओवर पॉपुलेशन होगी तो उनको खाना नहीं मिलेगा और भूखमरी की समस्या बन जाएगी. तो दिस वाज माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन. तो माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन को हम देखते हैं डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से. इसके अंदर क्या होगा, जो फूड सप्लाई होगी वो एक्स एक्सिस पे है और पॉपुलेशन जो है वो वाई एक्सिस पे है. तो आप देख रहे हैं, अगर आप ग्राफ को अच्छे से नोटिस करेंगे तो क्या है, ये जो ग्राफ है माल्थुसियन ग्राफ जो है वो ये जो फूड सप्लाई है वो कम रेट से बढ़ रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रेट से बढ़ रही है, और पॉपुलेशन है वो इंक्रीज रेट से बढ़ रही है. सो पॉपुलेशन इंक्रीज इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन. ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में कैसे रहता है, 1 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 32 से 64, 64, 128, 256. सो ये ऐसे बढ़ेगा पॉपुलेशन. लेकिन जो फूड इंक्रीज होगा वो कैसे होगा, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ेगा फूड सप्लाई. तो इट विल लीड टू इम्बैलेंस विच विल लीड टू ओवर पॉपुलेशन. यहां इम्बैलेंस होगा तो ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी. अब ओवर पॉपुलेशन को करेक्ट कैसे किया जाएगा, माल्थुसियन थ्योरी ने क्या बताया, माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ने बताया कि इट कैन बी करेक्टेड बाय 2 मेथड्स. वन इज प्रिवेंटिव चेक्स एंड सेकंड वन इज पॉजिटिव चेक्स. जो प्रिवेंटिव चेक्स है वो क्या है, लेट मैरिज करना, शादी लेट करना, चेस्टिटी, मोरल रिस्ट्रेंटमेंट, और पॉपुलेशन को मोरल रिस्ट्रेंटमेंट से कंट्रोल करना, और यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स एटसेट्रा. और जो पॉजिटिव चेक्स होंगे वो क्या है, वाइस, मिजरी, वॉर हो जाए, फेमाइन हो जाए, फ्लड हो जाए, जिससे फ्लड आ गई, वॉर हो गया, ठीक है, फेमाइन आ गया, भूखमरी आ गई, इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली लोगों की मौत हो जाएगी और ऑटोमेटिकली जो नेचर है वो इसको चेक एंड बैलेंस में रखेगा और ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा. Optimum theory of population. Optimum theory of population was basically propounded by Edwin Kennan. It was propounded by Edwin Kennan in his book Wealth. इनकी किताब का क्या नाम था, Wealth. Wealth नाम से एक किताब लिखी थी, 1924 में एक बुक लिखी थी जिस एडविन कैनान ने, और जो कि बाद में पॉपुलराइज किसने की, रॉबिन्स ने, डाल्टन ने और कैर सॉन्डर्स ने. It is concerned with the relationship between size of population and production of वेल्थ. ये बेसिकली साइज ऑफ पॉपुलेशन और वेल्थ, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ से रिलेटेड है. आपने पहले देखा था कि साइज ऑफ पॉपुलेशन और फूड सप्लाई, ठीक है, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन एंड इंक्रीज इन फूड सप्लाई से रिलेटेड थी माल्थुसियन थ्योरी. जबकि यहाँ पे जो ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है वो उनका क्या रिलेशनशिप है आपस में, बिटवीन दी साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ. तो ये प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ से है. एंड the optimum population is the identical population which combined with other available resources or the means of production of the country will yield the maximum return or income per head. optimum population के हिसाब से जो थ्योरी है उस हिसाब से जो कि आइडियल पॉपुलेशन होगी, जो साइज ऑफ पॉपुलेशन ऐसा आइडियल होना चाहिए कि जो अवेलेबल वेल्थ है देश में उन दोनों का यूज करके वो आइडियल पॉपुलेशन उस वेल्थ का यूज करके ऑप्टिमम प्रोडक्शन करे, जिससे कि इनकम पर हेड एंश्योर हो सके, हाई मैक्सिमम रिटर्न हो सके और मैक्सिमम इनकम पर हेड हो सके, जिसको हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं. तो दिस इज ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन. आइए देखते हैं ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन को डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ फॉर्म में कैसे है. इसके अंदर क्या है, पॉपुलेशन को एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है और पर कैपिटा इनकम को वाई एक्सिस पे दिखाया गया है. इफ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, दैट मींस द कंट्री इज अंडर पॉपुलेटेड. ये देखिए, ये ग्राफ है कि पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है
और पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो कंट्री है वो अंडर पॉपुलेटेड है, अभी ऑप्टिमम लेवल पे नहीं आई है। तो इसके हिसाब से इट कैन अफोर्ड टू इंक्रीज इट्स पॉपुलेशन टिल इट रीचेस द ऑप्टिमम लेवल। मतलब अगर पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, कंट्री इज अंडर पॉपुलेटेड और वो अभी अफोर्ड कर सकती है अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, आप देखेंगे जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हो रही है और उसकी पॉपुलेशन भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। और उसका लैंड एरिया भी बहुत ज्यादा है। तो ऑस्ट्रेलिया इज अ अंडर पॉपुलेटेड कंट्री। जबकि अगर हम इंडिया के केस में या चाइना के केस या और डेवलपिंग कंट्री के केस में देखते हैं कि इफ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन लीड्स टू डिमिनिशिंग द पर कैपिटा इनकम, दिस इज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है लेकिन पर कैपिटा इनकम डिक्रीज हो रही है। सो दिस इज ओवर पॉपुलेटेड कंट्री सच एज इंडिया और चाइना, and the country is overpopulated and it needs a decline in population till the per capita income is maximized। तो इसको अपना ऐसे कंट्रोल्स करने होंगे जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके, अवेयरनेस प्रोग्राम से या फिर कोई और रूल्स एंड रेगुलेशन से, सो दैट जो पर कैपिटा इनकम है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके, इकोनॉमिक ग्रोथ को एंश्योर किया जा सके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। Next is the theory of demographic transition. This is the third theory of demographic transition. According to this theory, every country passes through the three different stages of population growth. इस थ्योरी के हिसाब से, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी के हिसाब से, ट्रांजिशन वर्ड मतलब मूविंग फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। तो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ट्रांजिशन के हिसाब से, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के हिसाब से हर देश तीन डिफरेंट स्टेजेस, पॉपुलेशन ग्रोथ की तीन डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। पहली स्टेज क्या होती है? द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट आर बोथ, बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर हाई एंड द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज लो। मतलब पैदा भी ज्यादा हो रहे हैं और मर भी ज्यादा रहे हैं, डेथ भी ज्यादा हो रही हैं। तो अल्टीमेटली जो डिफरेंस है पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अल्टीमेटली कम है। द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज लो। इन द सेकेंड स्टेज बर्थ रेट रिमेन स्टेबल, बर्थ रेट स्टेबल रह रहा है, बट डेथ रेट फॉल्स रैपिडली। यहां पे क्या है? डेथ रेट है जो वो रैपिडली फॉल कर रहा है, मतलब मृत्यु कम हो रही है, और जो बर्थ रेट है वो स्टेबल चल रहा है, जैसे पहले था वैसे ही चल रहा है। तो एट दिस मीन्स देयर विल बी ग्रोथ इन पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है दैट इज इंक्रीजिंग वेरी स्विफ्टली, दिस विल बी द ग्राफ। तो जो मृत्यु दर कम है और जन्म दर स्टेबल है, तो मतलब वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। एंड लास्ट स्टेज में क्या रहता है कि बर्थ रेट स्टार्ट फॉलिंग एंड टेंड्स टू इक्वेट द डेथ रेट, द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी स्लो। थर्ड स्टेज में क्या होता है, जो डेवलप्ड स्टेज है वहां पे बर्थ रेट जो है वो भी कम हो रहा है और वो डेथ रेट को इक्वेट करने की कोशिश कर रहा है। अल्टीमेटली डेथ रेट भी कम था, बर्थ रेट भी कम हो रहा है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ इज वेरी मच स्लो। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसको हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं। द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, द टाइम फॉर डिफरेंट स्टेजेस इज टेकन ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट्स पर थाउजेंड ऑन अ वर्टिकल एक्सिस। जो बर्थ और डेथ रेट है उनको हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं और टाइम जो है, टाइम स्केल है, उसको हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं। इसमें देखिए फर्स्ट स्टेज में देखिए, अगर अपने यूरोप का अगर हम एग्जांपल दें, द फर्स्ट स्टेज बिफोर 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी से पहले जो यूरोप में बर्थ रेट थी वो कितनी थी? 35 पर थाउजेंड, 35 पर थाउजेंड बर्थ रेट थी। दिस इज द बर्थ रेट 35 पर थाउजेंड। और जो डेथ रेट थी वो फ्लक्चुएट कर रही थी अराउंड 30 पर थाउजेंड, फ्लक्चुएट कर रही थी अराउंड 30 पर थाउजेंड। दैट मीन्स द ग्रोथ रेट, जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी? 5 पर थाउजेंड। सो 5 पर थाउजेंड इसकी ग्रोथ रेट थी, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे तो डेथ रेट भी अराउंड 30 थी, बर्थ रेट अराउंड 35 थी, तो देयर वाज ग्रोथ रेट ऑफ 5 पर थाउजेंड। ये फर्स्ट स्टेज थी जहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो होती है। जो सेकंड स्टेज है उसमें डेथ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन ग्रेजुअली। ये देखिए डेथ रेट
डिक्लाइन होनी शुरू होगी फ्रॉम 30 पर थाउजेंड, यहां पे 30 देखा था हमने स्टेज 1 में, टू 20 पर थाउजेंड, यहां पे 20 के अराउंड आ गई इन द मिडल ऑफ द 19th बाय फ्रॉम द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी टू द एंड ऑफ द सेंचुरी। ठीक है, ये देखिए यहां पे डेथ रेट कम बट बर्थ रेट स्टेबल है, तो ये था सेकंड स्टेज। और थर्ड स्टेज कब आई? जब 20th सेंचुरी का एडवेंट हुआ, तब क्या हुआ? डेथ रेट भी डिक्लाइन कर रहा है और बर्थ रेट भी डिक्लाइन कर रहा है। तो अल्टीमेटली जो थर्ड स्टेज में क्या है? स्लो ग्रोथ रेट थी पॉपुलेशन की। सो द डेथ रेट ऑल्सो कंटिन्यूड टू डिक्लाइन अलोंग विद बर्थ रेट and the growth rate was around 10 to 15 per thousand in Europe. This is the diagrammatical representation of the theory of demographic transition. So this was the first lecture pertaining to population development and globalization. थोड़ी सी डिफरेंट टॉपिक है, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट के लिए भी नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है। सो कुछ नई टर्म्स हैं, कुछ नई थ्योरीज हैं, बट अगली जो क्लास होगी हम इसके फर्दर जो इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं पर्टेनिंग टू पॉपुलेशन, पर्टेनिंग टू डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, वो लेके आएंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू of UPSC EPFO Assistant Provident Fund Commissioner exam. This will come in basically in APFC only. So stay tuned for part 2 on Educasius. You may download the Educasius app for various courses and test series. Thank you very much. Jai Hind.